नमस्कार दोस्तों, वीआईपी टेक्नीशियन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं योगेश प्रजापत आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में। देखिए दोस्तों, ये जो सीरीज हमारी चल रही है, अगर आपने पुराने प्रश्नों को नहीं देखे हैं तो एक बार उन प्रश्नों को जरूर देखिएगा। ये सभी प्रश्न आगे आने वाली आपकी जितनी भी इलेक्ट्रिकल से संबंधित टेक्निकल एग्जाम होगी वहाँ ये सभी काम में आने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। तो आज का पहला प्रश्न है कि प्रतिरोधक स्टार्ट प्रेरण रन मोटर होती है, इसका अनुप्रयोग कहाँ होता है। प्रतिरोधक स्टार्ट प्रेरण रन मोटर की बात हो रही है। क्या इसका प्रयोग रेफ्रिजरेटरों में होता है, हेयर ड्रायर में होता है, बिजली की घड़ियों में होता है, या ऑप्शन डी है कपड़े धोने की मशीन में होता है। तो इन चारों में से बताना है आपको प्रतिरोधक स्टार्ट प्रेरण रन मोटर का अनुप्रयोग, इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो इसका जो प्रयोग होता है वो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन डी, यानी कि कपड़े धोने की मशीनों में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। तो सेकंड प्रश्न आपके सामने, किस प्रकार की सिंगल फेज प्रेरण मोटर को एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर प्रयोग किया जा सकता है। तो ऐसी कौन सी सिंगल फेज प्रेरण मोटर होती है जो एसी और डीसी दोनों की जगह प्रयोग होती है। तो ये क्या शेडेड पोल मोटर होती है, यूनिवर्सल मोटर होती है, रिपल्शन मोटर होती है, या फिर कैपेसिटर स्टार्ट प्रेरण रन मोटर होती है। तो ऐसी कौन सी सिंगल फेज प्रेरण मोटर है जो एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर वर्क करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि यूनिवर्सल मोटर। तो यूनिवर्सल मोटर इस प्रकार ऐसी सिंगल फेज प्रेरण मोटर है जो एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर वर्क करती है। प्रश्न संख्या 3। तो तीसरा प्रश्न है, स्थायी कैपेसिटर मोटर का प्रयोग ज़्यादातर कहाँ किया जाता है। तो बात हो रही है यहाँ स्थायी कैपेसिटर मोटर की, इनका प्रयोग कहाँ होता है। तो ऑप्शन ए कंप्रेसर, ऑप्शन बी ब्लोअर, ऑप्शन सी छत के पंखे में, या ऑप्शन डी वॉशिंग मशीन में। तो चारों जगह से बताना है आपको कि स्थायी कैपेसिटर मोटर का प्रयोग चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका राइट आंसर है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि छत के पंखे में। तो छत के पंखे में स्थायी कैपेसिटर मोटर का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 4, सिंगल फेज मोटर में प्रयुक्त संधारित्र जो कैपेसिटर होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। आखिरकार सिंगल फेज मोटरों में जो संधारित्र होता है इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए मोटर के स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए तीनों फेजों को विभक्त करने के लिए, ऑप्शन सी मोटर के शोर को कम करने के लिए, या ऑप्शन डी ओवरलोड होने से मोटर को बचाने के लिए। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। बताना है आपको सिंगल फेज मोटर में कौन संधारित्र का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्या मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, यानी कि घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त करने के लिए फेजों को विभक्त करने के काम में आता है संधारित्र, किसमें, सिंगल फेज मोटरों में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 5, एक ऑल्टरनेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो ई नॉट है के परिणाम को कुछ इस प्रकार से दर्शाया गया है, इस फॉर्मूले से दर्शाया गया है। तो इस फॉर्मूले में पूछा गया है कि जो वी अक्षर है ये किस चीज़ को दर्शाता है। तो देखिए जो हमारा ये फॉर्मूला है ए नॉट बराबर बी एल वी साइन थीटा, तो इसमें जो वी है वो क्या चीज़ बताता है। क्या ऑल्टरनेटर द्वारा जनित वोल्टेज बताता है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बताता है, फ्लक्स घनत्व बताता है, या लूप घूर्णन का वेग दर्शाता है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि ऑल्टरनेटर द्वारा जनित वोल्टेज को वी अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये जो वी अक्षर है ये किस चीज़ को बताता है, ये बताता है ऑल्टरनेटर द्वारा जनित वोल्टेज को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6। तो छठा प्रश्न आता है, 1000 आरपीएम पर प्रचालित 6 ध्रुव ऑल्टरनेटर के प्रति सेकंड चक्रों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए
प्रति सेकंड चक्र का मतलब है यहाँ से फाइंड करनी है हमने फ्रीक्वेंसी। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन हम पहले की सीरीज में भी कर चुके हैं, जहाँ हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि जो n बराबर होता है वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से पढ़ा था, n बराबर होता है F120/P। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। यहाँ से हमें फाइंड करना है f। तो f की वैल्यू निकालने के लिए हम देख रहे हैं यहाँ से n और p का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 120 का डिवाइड हो जाएगा, तो f की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ n क्या है, तो n तुम्हें बता दें, n क्या है, जो स्पीड है जो rpm में दर्शाई गई है वो वैल्यू होती है n की। तो n की वैल्यू तो कितनी हो गई 1000 rpm। और जो p होता है, ये p क्या होता है, ये होता है ध्रुव। तो ध्रुवों की संख्या यानी 6 ध्रुव ऑल्टरनेटर है, तो 6 इस p का मान होगा। तो वैल्यू रख दोगे तुम, तो p f की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, देखिए यहाँ f की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो f की वैल्यू निकल के आएगी, पहले रखें n का मान यानी 1000, फिर रखोगे p का मान यानी 6/120। तो देखिए 0 से तो 0 कट जाएगी, 6 दूनी 12 और इससे कट जाएगा 50 बार। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 50। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 50 चक्र प्रति सेकंड, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, पिच फैक्टर तथा वितरण फैक्टर के पदों में सिंगल फेज ऑल्टरनेटर की समीकरण क्या होगी। तो पिच फैक्टर और वितरण फैक्टर के रूप में हमें सिंगल फेज ऑल्टरनेटर की समीकरण को बताना है। तो इनमें से कौन सा समीकरण है जो पिच फैक्टर और वितरण फैक्टर के रूप में दर्शाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यानी 4.44 kPKD/F(θt)। तो ये होगा हमारे पास में पिच फैक्टर तथा वितरण फैक्टर के पदों में सिंगल फेज ऑल्टरनेटर की समीकरण। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ऑल्टरनेटर के वोल्टेज रेगुलेशन की प्रतिशतता की गणना करनी है जब इसकी टर्मिनल वोल्टेज पूर्ण भार पर तो 210 वोल्ट है और इससे बढ़ाकर बाहर रहित यानी नो लोड पर 220 वोल्ट हो जाती है। तो हमें यहाँ निकालनी है वोल्टेज रेगुलेशन की प्रतिशतता। देखिए जो वोल्टेज रेगुलेशन की प्रतिशतता फाइंड होती है उसके लिए जो फॉर्मूला यूज आता है वो होता है VNL माइनस VFL/VFL। तो इस फॉर्मूले को यूज लिया जाता है। देखिए जो NL है ये आता है नो लोड की कंडीशन में, और जब लोड रहता है पूर्ण भार रहता है फुल लोड, तो FBFL होता है फुल लोड की कंडीशन को दर्शाता है। तो यहाँ से हम फॉर्मूले में वैल्यू रख करके और इसके आंसर को फाइंड करते हैं। तो VNL यानी V वोल्टेज जो होता है वो नो लोड की कंडीशन में कितना है, वो है 220 माइनस VFL यानी वोल्टेज है फुल लोड की कंडीशन में वो कितना है 210 है, डिवाइड बाय BFL है, ये FL है, ये भी कितने हैं 210। तो यहाँ से और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लास्ट जो फाइनल इसको सॉल्यूशन करने पर जो आंसर आएगा हमारे पास में वो निकल के आता है 4.76%। ये गणना आप कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4.76%। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है स्टेपर मोटर का प्रयोग क्यों होता है। स्टेपर प्रयोग मोटर होती है, इसका प्रयोग कॉइल वाइंडरों में होता है, फैक्स मशीनों में होता है, लिफ्टों और हॉइस्टों में होता है या कंप्रेसरों में होता है। तो स्टेपर मोटर का प्रयोग कहाँ होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि फैक्स मशीनों में। तो फैक्स मशीनों में स्टेपर मोटर का प्रयोग किया जाता है। अब आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न है, किसी सिंक्रोस्कोप का कार्य क्या है। सिंक्रोस्कोप का कार्य क्या होता है, दो अल्टरनेटरों के सही तुल्यांकीकरण को इंगित करने के लिए, इनकमिंग अल्टरनेटर को बस बार के साथ जोड़ने के लिए, इनकमिंग अल्टरनेटर की आवृत्ति को समायोजित करने के लिए, या फिर इनकमिंग अल्टरनेटर और बस बार की सही फेज अनुक्रम को इंगित करने के लिए। तो चारों में से सिंक्रोस्कोप का कार्य सही क्या दर्शाया गया है। तो चारों में से आपको राइट आंसर बताना है। ये आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन
डी यानी कि इनकमिंग ऑल्टरनेटर और बस बार की सही फेज अनुक्रम को इंगित करने के काम में आता है सिंक्रोस्कोप का यूज। ठीक है, तो ये था आज का अंतिम प्रश्न। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।